नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपका फरवरी माह में एग्जाम 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए गणित विषय में हम आपको क्लास वाइज जो है वो वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसकी क्लास नंबर 3। जस्ट इससे पहले हमने क्लास नंबर 2 देखी थी। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और जो ये क्लास हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आपका टॉपिक वाइज वीडियो हम ऑलरेडी सभी करा चुके हैं। एक नहीं दो दो बार करा चुके हैं। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, सभी चीजें का मिक्स फॉर्म देख रहे हैं, क्योंकि पेपर जो है उसकी तारीख बहुत ही नजदीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा प्लेलिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर होम वीडियो प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो सब अलग अलग सेमेस्टर वाइज ऑलरेडी बना हुआ है। थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें फोर्थ सेमेस्टर में फास्ट डिवीजन के सभी सब्सक्राइब कीजिए सब्जेक्ट, मेरे चैनल महत्वपूर्ण बालाजी बहुविकल्पीय, स्टडी अड्डा को पूरी और इस मैथ के बेल एक एक आइकन पर टॉपिक वाइज वीडियो हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, क्लिक 2020 के कीजिए मॉडल पेपर, आपके फॉर फर्स्ट पेपर, लेटेस्ट इसी अपडेट। प्रकार जो अभी हाल में पेपर हुए थे Welcome to 2019 वाले, Balaji उसके साथ साथ Study App. 2020 वाले सभी पेपर भी हैं, और पूर्व के वर्षों के भी पेपर हैं 2016, 17। नमस्कार सारी चीजें दोस्तों, ऑलरेडी बालाजी स्टडी उपलब्ध अड्डा हैं। में आपका आप आसानी स्वागत से है। जाकर आज से प्लेलिस्ट हम एक में नई सारी चीजें सीरीज देख स्टार्ट कर सकते रहे हैं हैं, और फास्ट रिवीजन रिवीजन कर कह सकते लीजिए। हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम आज का अपना वीडियो। सिलेबस में आपको पहले भी दिखा चुका हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हमने कहा था आज के वीडियो में हम जो आपका पासे पर आधारित है, प्रायिकता पर आधारित है, वो भी प्रश्न शामिल करेंगे। और ये जो है आपका सेकंड पोर्शन है, जो आपका कोर्स में सारी चीजें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वो प्रश्न से जो हमने सबसे लास्ट में आपसे पूछा था। और प्रश्न आपका था कि एक घनाकार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अच्छा था कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब जो है वो दे रखा था। तो आपको बताना था गड्ढे की गहराई। ये आपका मैंने प्रश्न पूछा था। और अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखिए, सबसे पहले क्या जरूरी है कि आयतन यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है, तो आप लिखेंगे आयतन बराबर इतना। अब गड्ढे की गहराई को देखने से पहले यहाँ पर आकृति की अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो घनाकार आकृति है, यानी आप क्या करेंगे, घन के आयतन का सूत्र का उपयोग करेंगे। अब घन के आयतन का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। तो बिल्कुल, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो आप यहाँ लिखेंगे कि घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। और आयतन का मान ऑलरेडी दे रखा है, तो आप आयतन की जगह आयतन रख लीजिए, यानी 13.824 और बराबर किसके आएगा, भुजा क्यूब के आएगा। बिल्कुल। अब ये जो क्यूब यहाँ पर लगा हुआ है, जब उधर जाता है तो क्यूब रूट में बन जाता है, यानी भुजा की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आएगी, या इसी को दूसरे भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि ये गड्ढे की ही तो बात की जा रही है, तो गड्ढे की गहराई बराबर क्या निकल कर आएगी। इसी को भुजा की जगह आप गड्ढे की गहराई भी लिख सकते हैं। तो अंडर रूट में आप लगाएंगे और लिखेंगे 13.824 और साथ में क्यूब रूट। अब मैंने क्या बताया था कि इसका आपको निकालना होगा क्यूब रूट। तो निकालने का तरीका सबसे अच्छा क्या होगा, दशमलव लगाए तो आप दशमलव हटा लीजिए ताकि थोड़ा सा और आसान हो। तो 13.824 और ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, जब हटाएंगे तो उसके बाद 3 संख्या यानी नीचे 3 जीरो लग जाएंगे बटे 1000, और क्यूब रूट आपका इसी प्रकार से लगा रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 13,824 का कर लीजिए आप गुणनखंड। गुणनखंड करने पर आपको जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, दो जो है गुणे दो इस प्रकार से प्राप्त होगा। फिर इसी प्रकार 2 गुणे 2 एक और बार होगा। इसी प्रकार 2 गुणे 2 एक और बार होगा। फिर 3 गुणे 3 एक बार होगा। तो इतना आपको प्राप्त होगा 13,824 का गुणनखंड करने पर। और बटे में आपका 1000 दे रखा है, तो आप जानते हैं 10 का क्यूब होता है 10 गुणे 10 गुणे 10। तो ये आपका नीचे प्राप्त होगा, और टोटल का क्यूब रूट ऑलरेडी आपका प्रश्न में चल रहा था। अब मैंने क्या बताया था, जब क्यूब रूट होता है तो आपकी जो संख्या 3 बार रिपीट होती है उसका आप पेयर बना लेते हैं। यानी यहाँ पर देखिए 2 2 का पेयर, एक ये बन जाएगा, एक दोबारा बन जाएगा, तिबारा बन जाएगा, और 3 का एक पेयर बनेगा, और 10 का केवल एक पेयर बनेगा। और इन संख्याओं को क्यूब रूट से निकाल लेते हैं बाहर।
तो पहली वाली में निकालेंगे तो केवल 2 बचेगा, दूसरे में केवल इसमें 2 बचेगा, एक और 2 बचेगा और लास्ट में 3 बचेगा और बटे में आप केवल 10 बचेगा। इतना आपका मान बचेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 3 जा 24 और बटे में 10 यानी 24/10 आपका आया। इस जीरो को आप ऊपर नीचे काटेंगे तो ऊपर दशमलव लगा सकते हैं, तो 2.4 मीटर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो बस इसमें मेन क्या चीज थी, पहली चीज ये समझना कि जो आकृति है वो घनाकार है तो घन के आयतन का सूत्र उपयोग करना था। दूसरी चीज यहाँ पर ये समझनी थी कि ये जो आपका क्यूब रूट निकालना था 13,824 का, इसको लेकर आप बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। अब इसमें हम क्या करें, तो दशमलव हटा के देखिए कितनी आसानी से ऊपर और बटे नीचे का आपने दोनों तरफ से निकाल लिया। तो इसको रफ करते हैं। तो प्रायिकता की मैंने कहा था बात करने की, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रायिकता के संदर्भ में सिक्कों की। तो देखिए जो सिक्के हैं, आप जानते हैं एक सिक्का जो होता है उसमें हेड होता है और टेल होता है। उसके दो भाग होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। हिंदी में हम इसे शीर्ष और पुच्छ कहते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि कोई एक सिक्का उछाला जाता है तो उसकी आने की संभावनाएं जो है वो बताइए, या प्राप्त परिणाम होने की संभावना क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, उस सिक्के में या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। आसानी से आप बता सकते हैं। अब इसी को ही प्रायिकता के संदर्भ में पूछ लिया जाए, ये तो परिणाम आने की संभावनाएं हैं, पर यदि इसमें कहा जाए कि हेड आने की संभावना जो है वो ज्ञात कीजिए, तो यहां पर आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आधी संभावना इस हेड की है और आधी ही संभावना इस टेल की है। इसका वैसे सूत्र होता है आपका a/a+b, पर मैं आपको जनरल तरीके से यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हेड और टेल में जैसे दो लोग हों किसी खेल में, अब जीतने की संभावना दोनों की कितनी होगी, अब दो ही लोग हैं तो आधी होगी पहले की होगी आधी दूसरे की होगी, या तो पहला जीत सकता है तो दूसरा, दोनों में बराबर बराबर संभावनाएं होगी। वही चीज यहाँ पर हेड टेल में भी होती है जब आप एक सिक्का उछालते हैं। पर यही पर सारी चीजें तब बदल जाती हैं जब बात की जाती है दो सिक्कों की। यही दो सिक्कों पर आधारित 2018 के डीएलएड के पेपर में आपसे पूछा भी गया था प्रश्न, और पूछा यह गया था कि यदि दो सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। अब कौन कौन से परिणाम प्राप्त होंगे इसको समझिए। टोटल कितने परिणाम प्राप्त होंगे, तो 4 परिणाम प्राप्त होंगे। कैसे, पहला परिणाम ये हो सकता है कि दोनों ही जो सिक्के हैं उन दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, इस पे भी हेड आ जाए, इस पे भी हेड आ जाए। दूसरी संभावना यह बन सकती है कि दोनों ही सिक्कों पर आपका टेल आ जाए, इस पे भी टेल आ जाए, इस पे भी टेल आ जाए। आसानी से याद रखेंगे। तीसरी संभावना यह बन सकती है कि दोनों सिक्के जो हैं उनमें से एक पर हेड आ जाए और दूसरे पर टेल आ जाए। और चौथी संभावना यह बन सकती है कि यही सिक्कों का जो क्रम है पलट जाए, यानी कि पहले वाले पे टेल आ जाए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए। ये 4 संभावनाएं आपकी टोटल बन सकती हैं। और मैं यहाँ पर जैसे गोला बनाकर लिख रहा हूँ इस सिक्के के अंदर, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको कॉमा लगाकर लिखना है। जैसे हेड हेड लिखना है तो एच कॉमा एच, इस टाइप से। तो ये टोटल संभावनाएं हो सकती हैं, टोटल 4, जब बात की जाती है दो सिक्कों को उछालने की। सिक्कों में संभावनाएं अलग होंगी, पासे में अलग होंगी, तो उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। और एक चीज का और ध्यान दीजिए कि यही जो हेड टेल है इसको शीर्ष पुच्छ के अलावा चित्त और पट भी बोला जाता है। तो ये सब अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। एक प्रश्न में आपको और तरीके का बताता हूं, जैसे प्रश्न में स्टेटमेंट टाइप का भी लिखा हो कि दो जो है वो सिक्के हैं, इनको एक साथ 400 बार जो है वो उछाला गया। कितनी बार, 400 बार उछाला गया। और प्रश्न में दिए आपको आंकड़े दिए गए हैं कि दो चित्त इनमें से जो 400 बार उछाला गया उनमें से दो चित्त जो है आपका आया 90 बार। फिर और आपका दिया गया है कि एक चित्त की बात करें तो वो कितनी बार आया है, वो आपका आया है 210 बार। और एक और आंकड़ा दिया गया है कि कोई भी चित्त नहीं आया, कोई भी चित्त नहीं आया, वो कितनी बार, तो आप कहेंगे 100 बार। अब देखिए समझिए चीजों को, प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने का परसेंटेज, प्रतिशत आपको जो है वो निकालना है।
अगर टोटल 400 है, उसमें से 90 बार आया है, तो 90 400 का कितने प्रतिशत है, साधारण सी भाषा में कहें तो ये पूछा गया है। तो आप क्या निकालेंगे कि दो चित्त आने का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो 90 और बटे टोटल यानी कि 400 और गुणे 100, तो इससे आपका निकल कर आ जाएगा दो चित्त का। एक चित्त का निकालना है तो सेम क्या करेंगे आप, 210 बटे 400 गुणे 100। तीसरे का निकालना है तो क्या करेंगे, 100 बटे, यानी कोई भी चित्त नहीं का, तो 100 बटे 400 गुणे 100। अब इसको आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे पहले वाले को तो ये आएगा 22.5%, दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो आएगा 52.5%, और तीसरा वाला जो बचा ये आएगा 25%। तो मेन यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझना है कि किस टाइप के भी प्रश्न आपसे आ सकते हैं जिसमें सिक्कों को लेकर आपको उलझाया जाएगा, पर मेन प्रश्न आपका किस पर है, प्रतिशत पर आधारित है, तो इसमें गलती ना कीजिएगा। अब बात करते हैं हम, चलिए पासों के बारे में। सिक्कों पर आधारित अभी तक प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे जो प्रश्न आए हैं, तो आपका प्रश्न अति लघु सेक्शन में ही आता है, और पूछा जब भी गया है तो दो सिक्के उछालने पर या एक सिक्के उछालने पर इसी टाइप के जो है वो पूछे गए हैं। प्रायिकता के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया है आपके पूर्व के वर्षों में, वो पासे से पूछा गया है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं पासे पर कुल 6 अंक होते हैं। कौन कौन से, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। जब स्थितियों की बात की जाती है पासों को उछालने पर, तो कई लोग क्या करते हैं, 6 भूल जाते हैं कि 6 से की जगह वो 2,8 करने लगते हैं, तो ये गलती ना कीजिएगा, ध्यान रखिएगा 6 ही तक आपके पासे जो हैं वो होते हैं, यानी पासों में जो अंक होते हैं वो। तो यदि पासे को उछाला जाएगा तो कुल घटनाओं की संख्या यदि आपसे कही जाए तो टोटल कितनी आ सकती है, 6 घटनाओं की बात कर रहा हूं मैं, प्रायिकता की नहीं बात कर रहा हूं, यह संभावना की बात नहीं कर रहा हूं। घटनाओं की अगर बात की जाए तो 6 आ सकते हैं। तो अगर टोटल 6 है, मैं आपको कोई एक अंक ले लूं, मैं एक आपसे कहूं कि जैसे ये 2 है, तो इस 2 या पासे को उछालने पर 2 अंक आने की घटना कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1 होगी, बिल्कुल होगी। टोटल 6 है, एक अगर कोई अंक मैंने उठा लिया तो उसमें आपकी 1 होगी। तो यहां से आपका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि पासे पर अगर 2 अंक आने की संभावना की बात कर ली जाए, अब बात कर क्या कर ली जाए, संभावना या प्रायिकता की बात कर ली जाए, तो आप क्या कहेंगे कि घटना के घटित होने की संख्या, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वैसे तो आप डायरेक्ट ही कर देंगे देख के ही। घटना के घटित होने की संख्या और बटे किससे, बटे भाग देंगे आप कुल घटनाओं से, कुल घटनाओं से। अब देखिए घटना के घटित होने की जो संख्या है, ये कितनी अभी बताई मैंने, 1 थी, तो आप ऊपर 1 लिखिए, और टोटल कुल घटनाएं कितनी है, 6 हैं, तो बटे 6, तो 1/6 इस प्रकार से आपकी संभावना निकल कर आएगी जब टोटल में से आप किसी एक चीज को उठा रहे हैं। अब इस पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं जिससे आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि एक पासे को उछाला जाए, यदि एक पासे को उछाला जाए तो उछालने पर उछालने पर हमेशा 1,3 तथा 5 आने की संभावना जो है क्या होगी, ये आपका जो है वो प्रश्न है। प्रश्न में जरूर देख लीजिएगा घटनाएं पूछा गया है या फिर संभावनाएं पूछी गई हैं, तो 5 आने की संभावना क्या होगी। देखिए वैसे तो मैं सारी चीजें आपको अलग से टॉपिक वाइज पढ़ा चुका हूं, यदि आपको डिटेल में देखना हो तो जाइए जो टॉपिक वाइज वीडियो बने हुए हैं प्लेलिस्ट में, उनको देखिए, क्योंकि पास में उसमें मैंने एकदम बेसिक से समझाया है। यहाँ पर भी मैं बेसिक से ही समझा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ना आता हो तब भी आप कर ले जाएं, पर फिर भी यदि आपको और डिटेल में देखना हो तो आप वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट, सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि पासे पर 6 अंक लिखे होते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिखे होते हैं, तो प्रत्येक उछाल पर प्रत्येक अंक आने की संभावना अभी मैंने बताई कितनी निकल कर आई थी, 1/6 निकल कर आई थी, जब किसी एक अंक की बात की जा रही हो उसमें संभावना।
तो यहां पर लिखे हैं 3 अंक, 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है। तो आपसे सबसे पहले लिखेंगे कि अतः 1 अंक आने की संभावना, इस प्रकार से 1 अंक आने की संभावना बराबर 1/6। फिर क्या लिखेंगे, जो 3 अंक है उसके आने की संभावना बराबर 1/6। फिर क्या लिखेंगे, 5 अंक आने की संभावना बराबर क्या होगी, 1/6। इस प्रकार से 3 आ गया। तो यदि हर बार पासे पर 1, 3 और 5 अंक ही आए तो इसकी संभावना क्या होगी, इन तीनों की जो संभावनाएं आपकी निकल के आई हैं इसके योगफल के बराबर जो है वो हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए, इन तीनों को उठाकर जोड़ दीजिए। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब 6 तीनों में ही है तो आपका 6 एलसीएम आ जाएगा। यहां से 6 इकन्नम है, ऊपर आपका आएगा 1 प्लस, इसी प्रकार यहां पर भी 1 आएगा, इसी प्रकार 1 यहां भी आएगा। तो 1 जोड़ेंगे तो 3/6 होगा। और अब जब आप इसे काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 आपका आ जाएगा। हो सकता हो ये वाला चीज ना समझ में आई हो किसी को, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर जैसे 6 आपने एलसीएम लिया था, सबसे नीचे वाली संख्या देखते हैं कि ये कितनी बार में इससे जा रही है, डिविजिबल हो रही है। तो 6 इकन्नम होता है, जितनी बार में जा रही होती है उस संख्या को उसके ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। तो 1 को 1 से गुणा किया, इसलिए 1 यहाँ पर आया है। प्लस चिन्ह ऐसे लगा दिया। सेम चीज 6 में भी होगा, 6 इकन्नम 6, और 1 जो आया वो ऊपर से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, इसी प्रकार यहाँ भी आएगा। तो ये आपका 1 यहाँ से आए हैं। वैसे नॉर्मल पता होता है, पर जिसको ना पता हो उसको पता होना चाहिए। तो 1/2 यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, अतः 1,3,5 अंक के आने की संभावना 1/2 होगी। डीएलएड में इसी प्रकार आप चीजों को लिखेंगे, आप शॉर्टकट में कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट में आप तो कर ले जाएंगे, अब जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको समझ में आएगा कि नहीं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है ना, इसलिए आप सारी चीजों को लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो ये प्रश्न हमने किया इसी में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है इस प्रश्न का वो पूरा ही जो है वो सही हो जाए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए ही यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो जो है वो बनता ही है। तो सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो, लाइक और साथ ही साथ शेयर, दो काम कर दीजिएगा। शेयर इसलिए क्योंकि जितने भी लोग जिनको पेपर देना है वहां तक वीडियो, उन सब तक वीडियो पहुंच सके, किसी की भी बैक नहीं आनी चाहिए मैथ में, इसीलिए मैथ सब्जेक्ट को ही मैंने शुरू किया है। और चिंता मत कीजिए, कुछ लोग कह रहे थे इंग्लिश करा दीजिए, सारी चीजें कराई जाएंगी। इंग्लिश वगैरह वैसे भी टॉपिक वाइज में करा चुका हूँ, पर एक रिविजन के तौर पर फिर से कराई जाएंगी। तो एग्जाम तक बस निश्चिंत रहिए, सारी चीजें होंगी। 1, 3, 5 की जगह हम क्या बदले दे रहे हैं संख्याएं, 1, 3, 5 की जगह हम लग देते हैं 1 तथा 6। और प्रश्न में क्या है कि यदि एक पासे को उछाला जाए तो उछालने पर हमेशा 1 तथा 6 आने की संभावना, या एक हमेशा ना कहकर सीधे भी कह सकते हैं कि 1 तथा 6 आने की जो संभावना है वो क्या होगी। तो बस वही तरीका अपनाएंगे। मैंने क्या कहा, पासे पर 6 अंक होते हैं, प्रत्येक अंक आने की संभावना होती है 1/6। इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं कि पासे पर 6 अंक होते हैं, अतः प्रत्येक अंक आने की संभावना बराबर 1/6। अतः एक जो है इसके आने की संभावना क्या होगी, 1/6, और जो 6 है इसके आने की संभावना क्या होगी, 1/6। और दोनों की 1/6 हम जोड़ देंगे, क्योंकि मैंने बताया था 1/1 और जो 6 यहाँ पर दोनों संख्याएं दे रखी हैं पासे पर आए तो इसके आने की संभावना इन दोनों अंकों के आने की संभावना के योग के बराबर हो जाएगा। तो 1/6 में 1/6 आप जोड़ देंगे, वही सेम प्रोसीजर फिर से अपनाएंगे। 6 यहाँ लिखेंगे, 6 का नम 6, 1 को 1 से करेंगे तो 1, इसी प्रकार यहाँ भी 1 आएगा तो 2/6 आएगा, और इसे काटेंगे तो 2 3 6, यानी कि 1/3 आपका यहाँ से आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप का प्रश्न आप आसानी से कर ले जाएंगे, जब प्रश्न में एक पासे की बात कही गई हो। इस चीज को ध्यान दीजिए, अभी तक हम कहाँ पर हैं, एक पासे पर हैं। अब प्रश्न जो आपके पेपर में आने की संभावना बनती है वो दो पासे पर आधारित बनती है, क्योंकि प्रश्न यदि यहाँ से लघु त्रि में आएगा तो दो पासे पूछे जाएंगे, अति लघु में आएगा तो एक पासा पूछा जाएगा। इसको रफ करते हैं। अच्छा, दो पासों को देखने से पहले एक सिक्के पर आधारित मैं प्रश्न बहुत अच्छा सा आपको भी करा देता हूं, जो आपको अभी तक के पेपर में कभी नहीं देखने को मिला है, पर अगर आ गया तो आप अवश्य इस टाइप का प्रश्न कर ले जाएं। अभी तक हमने दो सिक्कों की ही बात की, अगर सिक्कों की संख्या बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, यदि 5 सिक्कों को लेकर प्रश्न आ जाए तब आप क्या करेंगे। प्रश्न लिखा हो कि यदि 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, एक साथ उछाला जाए, साथ उछाला जाए
तथा 5 जो सिक्के हैं या 5 सिक्कों पर चित तथा 5 सिक्कों पर 5 सिक्कों पर पट आने की संभावनाएं ज्ञात कीजिए। ये आपका जो है वो प्रश्न है। अब इस टाइप के प्रश्न आप सोचेंगे कि 5 सिक्कों में हम कैसे बताएं, क्योंकि 2 सिक्कों में तो आपने आसानी से कर लिया। इसको भी समझ लीजिए ताकि इस टाइप का भी कोई आए प्रश्न तो कर ले जाए। देखिए, जब हम एक सिक्कों को ऊपर उछालते हैं तो कितनी घटनाएं आती थी? 2 आती थी। एक सिक्कों को उछालते हैं तो 2 आती थी, या तो हेड आती थी या फिर टेल आती थी, कहेंगे आप बिल्कुल। लेकिन जब हम 5 सिक्कों को ऊपर उछाल रहे हैं तो क्या होगा? हर सिक्के के ऊपर उछालने और परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है? आपस में स्वतंत्र होती हैं। तब परिणामी घटनाएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? जो घटनाएं होती हैं, जितने सिक्कों की बात की गई है उतनी ही बार गुणा कर देते हैं। यानी हम क्या कहेंगे? अतः परिणामी घटनाएं बराबर, इस टाइप से लिख भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगी? 2 गुणे 2, 5 सिक्कों का पूछा गया ना, तो 5 बार गुणा कर देंगे। तो गुणे 2, तो 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी 32 आपका घटनाएं यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो घटनाएं आपको पता चल गई। अब प्रायिकता तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट में भी आप लिख सकते हैं, अतः उपरोक्त सारणी, एक सारणी में बनाकर आप दिखा भी सकते हैं और लिख सकते हैं कि, या ना भी बनाए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो 5 सिक्के होंगे इन पर हेड यानी चित, ये घटना सिर्फ एक बार घटित होगी, और 5 सिक्कों पर पट यानी कि जो टेल है वो भी घटना सिर्फ एक बार घटित होगी। अतः 5 सिक्के जो हैं उन पर चित आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/32 हो जाएगी। 32 घटनाएं हमने ऑलरेडी निकाला था। और यही आप क्या कहेंगे कि 5 सिक्कों पर पट आने की जो प्रायिकता होगी वो भी आपकी 1/32 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो है 1/32 करके दोनों आप निकाल सकते हैं, जो कि आपका प्रश्न जो है वो पूछा गया था। तो इस टाइप का प्रश्न हम कर ले जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे पासों की तरफ, जो कि हम बात करने वाले थे 2 पासों को लेकर। तो 2 पासे यदि बात करें तो जैसे 2 पासों को हम यहाँ पर रखते हैं, एक पासा ये हो जाएगा, एक पासा ये हो जाएगा। आप जानते हैं एक पासे में टोटल 6 तक अंक होते हैं। तो यदि दोनों को उछाला जाए तो ये संभावना होती है कि पहले वाले पासे में आपका 1 2 3 4 5 6 तक कुछ भी आ सकता है, और दूसरे वाले में भी सेम यही संभावना होती है, 1 2 3 4 5 6 तक कुछ भी आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले वाले पासे में 1 आ गया, अब उसी के साथ दूसरे में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, इस टाइप से 6 6 6 6 करके टोटल 36 संभावनाएं आपकी जो है यहाँ पर निकल कर आती हैं। तो बस याद रखने वाली चीज आपके लिए क्या है? टोटल 36 संभावनाएं आती हैं, या 36 स्थितियां आप कह सकते हैं संभावनाओं की जगह, कि ऐसे 2 फेंकने पर पासे 36 स्थितियां जो है वो बनती हैं। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं जो प्रश्न आपका आया था डीएलएड के लेवल पर। आपका पूर्व में आप देखेंगे तो 2 से 3 बार अलग अलग जो है उसमें बैच में पूछा गया है। तो वो प्रश्न आपका था इस प्रकार से कि दो पासों दो पासों को एक साथ दो पासों को एक साथ उछालने पर उछालने पर दोनों पासों के दोनों पासों के अंकों का योग यदि आपको प्रश्न में जो है वो दे रखा है, और कितना दे रखा है? कह रहा है प्रश्न में आपका कि अंकों का योग 4 है, तब आपको प्रायिकता जो है वो बतानी है। ये आपका जो है वो प्रश्न है। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपका सेम एज इट इज आपका रिपीट हुआ है पूर्व के वर्षों में, तो बिल्कुल आपके में आने की संभावना बन सकती है। आप जानते हैं जो पासे होते हैं उनमें कितने अंक होते हैं? मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 होते हैं, बिल्कुल आपने था। और जब 2 पासों की बात हो रही हो तो ये भी मैंने बताया था कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कितने परिणाम आ सकते हैं? टोटल 36 परिणाम आ सकते हैं। मैंने अभी ये सारी चीजें आपको बताई। तो आप लिख भी सकते हैं स्टेटमेंट में कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर 36 तरीके के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रश्न में आपसे जो शर्त कह रहा है कि दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो, तो ऐसी कौन सी पासे में संख्याएं आ सकती हैं जब 4 योग आना चाहिए? तो पहला पासे में यदि 3 आए और दूसरे में 1 आए तो 3 1 4 होता है, एक संभावना ये बन सकती है। आपको तरीके देखने हैं कि कितने ऐसे बन सकते हैं। फिर आप दूसरे तरीके से देखिए कि यही चीज पलट जाए कि जैसे 3 1 आया है, ये भी तो हो सकता है पहले वाले पासे में 1 आ जाए और दूसरे में 3 आ जाए, तब भी तो आपका योग 4 होगा, बिल्कुल होगा। तीसरी संभावना ये बन सकती है कि पहले में भी 2 दूसरे में भी 2, और चौथी संभावना ये बन सकती है कि
दो दो वाला हो गया, तो चौथी तरीके आपकी कोई बनेगी नहीं, तीन ही यही बचेंगी, क्योंकि दो तो आपका आप बदल भी नहीं सकते। तो ये जो तीन तरीके हैं, इनके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं होगा जब दोनों पासों के अंकों का योग 4 होगा। स्वयं से भी आप रख सकते हैं। अब जैसे कभी कभार ये होता है कि आपका प्रश्न में 7 दे रखा है, नहीं चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 8 दे रखा है, यहाँ पर 8 लिखा होता है और लिखा होता है अंकों का योग 8 है। तो कई गलती क्या है, कई बार आप करते हैं कि आप 7 और 1 ये बनाने लगते हैं। ये चीज भूल जाते हैं कि 7 तो पासे में अंक ही नहीं होते हैं, 6 ही तक होते हैं। तो ये गलती ना कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार से अंकों के योग को लेकर बनाने को कहा जाए, तो आपको 1 से 6 तक की ही संख्याओं को अपने ध्यान में रखना है। तो ये आपने देख लिया टोटल कितने परिणाम आए, टोटल 3 परिणाम आए। फिर प्रायिकता के रूप में आप क्या करेंगे, प्रायिकता में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका सूत्र आप किस प्रकार से लिखेंगे कि घटना के घटित होने की संख्या बटे कुल घटनाएं। तो घटना के घटित होने की संख्या यहाँ पर कितनी आप देख रहे हैं, आप कहेंगे 1 2 3, टोटल कितनी है, 3 है। तो आप लिखेंगे 3, और कुल मैंने क्या कहा, बटे में क्या लिखते हैं, कुल घटनाएं। तो कुल परिणाम कितने, 36, तो बटे 36। अब 3 से काटिए, 3 एक नाम 3, 3 एक नाम 3, 3 दूना 6, तो 1/12 आपका यहाँ से आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। इसी को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि इसकी प्रायिकता आने की संभावना 12 बार में होगी या 1/12। टॉपिक वाइज वाले वीडियो में मैंने यहाँ पर अंकों का योग 4 5 6 7 सभी करके बताए थे, वो आप ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं उसको देख लीजिएगा। रब करते हैं इसको। और प्रायिकता में आप देखेंगे तो बहुत टाइप के होते हैं, गेंद पर आधारित होते हैं, उतनी सारी चीजें आपके वैसे कोर्स में नहीं है, पर एक मैं आपको प्रश्न इस टाइप का करा देता हूं, ताकि आपसे यदि प्रायिकता से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप थोड़ा बहुत उसमें दिमाग आसानी से लगा ले जाएं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में किसी प्रतियोगी परीक्षा में 86 जो है वो सीटें हैं, 86 सीटें हैं, और चयन की बात अगर बात करें तो उसके लिए कुल आपके 86,000 जो है वो अभ्यर्थी उस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। पूरा आप समझ जाइएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि अभ्यर्थी उस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। फिर प्रत्येक अभ्यर्थी जो है, प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की संभावना चयनित होने की संभावना संभावना दूसरों के जो है वो समान है। प्रश्न में ये लिखा है दूसरे के समान है, यानी जैसे कोई भी पेपर देने जाते हैं तो किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, सबकी प्रायिकता बराबर ही होती है, वही चीज लिखी गई है। तो एक अभ्यर्थी के चयन की संभावना आपको जो है वो बतानी है। ये आपका प्रश्न है कि आपको बताना है कि एक अभ्यर्थी जो है उसके चयन के लिए संभावना, या संभावना मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, संभावना जो है आपको बताना है। तो अब आप इस प्रश्न को समझ लीजिए, तो इस टाइप के प्रश्न कोई भी करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। देखिए प्रत्येक अभ्यर्थी की चयनित होने की संभावना का अगर आप मापन करेंगे तो सेम वही तरीका अपनाएंगे जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि घटना के घटित होने की संख्या बटे कुल घटनाएं। वही चीज आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 86 सीटें हैं और कुल विद्यार्थी इतने हैं, तो आप क्या करेंगे, वही मैंने जो बताया 86 बटे 86,000, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 86 एक ही बार में जाएगा, 1000 आएगा, यानी कि 1/1000 आपका आंसर जो है वो आएगा। देखिए कितना सरल सा प्रश्न था, बस थोड़ा सा समझना जरूरी था। तो आप क्या कहेंगे, अतः प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की संभावना 1/1000 होगी। यही आपका सही हो जाएगा। अगला जो चैप्टर है वो आपका मध्यांक और माध्यिका वाला है। तो देखिए समझते हैं, सबसे माध्यिका को क्या कहते हैं, हम मीडियन कहते हैं। अब जैसे कोई आंकड़े दिए होंगे उसका आपको मध्यांक पूछा जाएगा, आपसे कहेगा निम्नलिखित जो आंकड़े हैं उसके मध्यांक की गणना कीजिए। तो 2,4,3,8,7 ये आपका प्रश्न दे रखा है और लिखा है आरोही क्रम में ना व्यवस्थित करते हुए। ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा, आप स्वयं से आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, लिखा होगा आंकड़े जो हैं इनका
मध्यांक, बस इतना सा प्रश्न में लिखा होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मध्यांक। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं। कभी भी ऐसे ही मध्यांक नहीं निकालते हैं, आप क्या कहेंगे, जो आंकड़े हैं इनको आरोही क्रम जो है इसमें व्यवस्थित करने पर। आरोही क्रम क्या होता है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अवरोही क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया इंक्रीजिंग, स्पेलिंग चलिए लिख देते हैं, INCREASING, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 2 है, तो 2 सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ी 3 है, उससे बड़ी आपकी 4 है, उससे बड़ी 7 है, उससे बड़ी 8 है। तो इस प्रकार से जो है आपका होगा। अब आपको क्या देखना है, ये देखना है कि जो आंकड़े हैं इनकी संख्या कितनी है। तो इनके आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 है। तो जितनी भी आंकड़ों की संख्या है, ये संख्या आपको देखनी है सम है या विषम है। तो ये संख्या आपकी विषम है, इसलिए विषम का फॉर्मूला जो आपका होता है n+1/2 पद, ये आप जो है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितने यहाँ पर पद हैं। तो n की जगह आप 5 रखेंगे, उसमें आप 1 जोड़ेंगे और बटे 2 करेंगे, और साथ में वहाँ पद लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो जो 5 लास्ट में निकल के आएगा वो पद होता है आपका मध्यांक। तो 5 + 1 करेंगे 6 होगा, और 6 में से 2 भाग देंगे तो 3 होगा, यानी यहाँ से निकल कर क्या आएगा, तीसरा पद निकल कर आएगा। और तीसरा पद यदि आप देखिए जो आपने आरोही में रखा है, तो तीसरे नंबर पे 4 आ रहा है, तो 4 आपका क्या कहेंगे, अतः तीसरा जो पद है वो जो आंकड़े हैं उनका मध्यांक होगा। तो ये जो श्रेणी दी गई उसमें तीसरे पद का मान 4 है, अतः इसका मध्यांक मध्यांक जो है वो 4 होगा। अब सेम ऐसा ही प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा गया था उसको समझिए। पहले मैं इसीलिए आपको बेसिक बताता हूँ, फिर प्रीवियस ईयर से जोड़ के बताता हूँ कि कैसे आपसे पूछा गया था। तो आपसे पूछा गया था 5 जो है वो मित्र हैं, 5 मित्र आपके हैं, मान लीजिए आप अपनी तरफ से 5 मित्र हैं, उनके भार आपको प्रश्न में दे रखे थे। कितने दे रखे थे, 40 किलोग्राम और 44 किलोग्राम और 46 किलोग्राम और 47 किलोग्राम, और पांचवें मित्र का भी 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम वाला थोड़ा सा हैवी है। इतने अलग अलग भार दे रखे हैं, और इन भारों की माध्यिका आपको बतानी थी, ऐसे ही एज इट इज प्रश्न में लिखा हुआ था। और ये प्रश्न पूछा गया था 2017 में बीटीसी में, डीएलएड में। डीएलएड अब नाम होने लगा, पहले इसका नाम बीटीसी होता था। तो कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आरोही क्रम में इसे चेंज करेंगे। आरोही मतलब छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। तो आप लिखेंगे कि मित्रों के भार को आरोही क्रम में लगाने पर, तो सबसे कम आपका कौन सा है, 40 है। यहां पर चलिए मैं लिख भी देता हूं, आरोही क्रम। तो सबसे कम कौन सा है इसमें, 40 है, तो सबसे पहले आप रखेंगे 40 किलोग्राम को। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है, 40 से बड़ा कौन सी यहाँ पर संख्या है, तो आप कहेंगे 44 है, तो फिर लिखेंगे हम 44 किलोग्राम को। फिर लिखेंगे हम 46 किलोग्राम को, फिर हम लिखेंगे 47 किलोग्राम को, और फिर हम लिखेंगे 50 किलोग्राम को। तो इस प्रकार से आपका आपने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। आप कहेंगे बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर अरेंज कर लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर संख्या टोटल कितनी है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ भी है, तो 5 आपका विषम संख्या है, तो विषम संख्या वाला फॉर्मूला माध्यिका का लगा देंगे। जो मैंने अभी बताया था वो वही माध्यिका वाला फॉर्मूला था। तो क्या था, n+1/2 पद। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए n की वैल्यू कितनी है, 5 संख्या है, यानी कि 5 है, n की वैल्यू बिल्कुल है। तो 5 1 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो पहला दूसरा तीसरा पद क्या है, 46 किलोग्राम। 46 किलोग्राम आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आंकड़े कुछ भी दिए जा सकते हैं, 13 18 13 इस टाइप से भी दिए होंगे, उसमें भी आपको सेम यही तरीका अपनाना है। तो हाँ, हमने क्या किया, विषम संख्या वाला देख लिया, सम संख्या वाला भी देख लेते हैं, इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करें, आपके आंकड़े दे रखे हैं 10, 11, 10, 15, 14, 16, 17, 18, 13, 11, 19 और 17। इतने आपके आंकड़े दे रखे हैं, और प्रश्न में लिखा है इनका मध्यांक ज्ञात कीजिए। इसको गिन लिए। गिनने से पहले मैंने क्या कहा, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में इनको आप जब अरेंज करेंगे, तो जो संख्या डबल बार आई है, ऐसा नहीं कि उसको एक ही बार लिखना है, उसको डबल बार ही लिखना है। तो सबसे पहले 10 आया है, 10 एक और बार आया है। फिर देखिए आपका 11 आया है। फिर देखिए आपका एक और बार 11 आया है।
फिर देखिए आपका 13 आया है, फिर आपका 14 आया है, फिर आपका 15 आया है, फिर आपका 16 आया है, फिर आपका 17 आया है, फिर 17 आया है, एक बार 18 आया है, लास्ट में 19 आया है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर वाले को गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने क्या देखा, संख्याएं बराबर हैं, इससे आपने वेरीफाई भी कर लिया कि जो आपने लिखा है वो बिल्कुल सही है। अब हमने जब इसको आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया, फिर हमारा अगला कदम क्या होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे कि n बराबर 12 जो कि आपकी एक सम संख्या है, तो उसका जो सूत्र होता है तो अतः मध्यांक बराबर सम संख्या का सूत्र थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सूत्र होता है आपका 1/2, फिर n/2 वा पद और प्लस n/2 प्लस 1 वा पद और ब्रैकेट क्लोज। ये वाला जो बाहर वाला ब्रैकेट देख रहे हैं, ये वाला छोटा सा ब्रैकेट लगेगा, इसको ऐसे समझिए, इसको रफ कर देते हैं और यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा है इसको आप मंझला वाला ब्रैकेट लगाइए ताकि आपको अंतर समझ में आए। अब इसमें सारे मान रख दीजिए, 1/2 को आप ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। फिर n/2 की जगह n का मान आपको पता है 12 है, तो इसकी जगह आप 12 रखिए और 12/2 आपका 6 होगा, तो डायरेक्ट हम रखते हैं छठवां पद। डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, n/2 प्लस 1 है, तो n/2 मतलब 6 होगा और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, सातवां पद। और वहां करके है तो इसमें चंद्रबिंदी भी लगा दीजिएगा और ये आपका जो है यहाँ पर ब्रैकेट बंद। अब छठवां पद यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है, 10 10 11, यहाँ पे गिनना होगा 1 2 3 4 5 6, छठा पद है 14, तो आप छठवें पद का मान रखेंगे, यानी इसको अब जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 और छठवें पद का मान मैंने ऊपर 14 बताया, तो इसकी जगह रखेंगे 14 और 15, यानी कि जो सातवां पद है वो 15 है उसी के जस्ट बाद, तो प्लस 15। अब इसको सॉल्व कीजिए, 14 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 दूना 30 होता है और एक कम करेंगे तो 29 होता है, तो 1/2 गुणे 29 आएगा और इसका आधा होता है 29 का 14.5, तो 14.5 आपका मध्यांक इस प्रकार से आएगा। बस सूत्र याद रखिएगा, आपका आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो इतनी चीज आपने सीखी। अब यही प्रश्न को एक और तरीके से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है संचयी बारंबारता के रूप में, उसको समझ लीजिए क्योंकि हर साल यहां से भी एक ना एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कुछ इस प्रकार से आपका जो है तालिका बनी होगी और इस तालिका में जो है दो चीजें आपको दे रखी होंगी, जैसे कि आपका एक आयु वाला सेक्शन होगा या कुछ भी हो सकता है और एक शिक्षार्थी वाला होगा, जैसे इस प्रश्न में दे रखा है आयु और शिक्षार्थी के संबंध में, और इसमें अलग अलग खानों में अलग अलग मान लिखे हुए हैं, जैसे कि 12 4 लाइन खींचने के बाद फिर 13, फिर आपका 5, फिर आपका 14, फिर आपका 4, फिर 15, फिर आपका 6 और 16, फिर आपका 5। और इस चीज को जरूर समझिए कि क्या यहाँ पर प्रश्न में कहने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थी हैं। कितने शिक्षार्थी हैं, 24 शिक्षार्थी हैं। यदि यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या को आप जोड़ेंगे 4 + 5 + 4 + 6 और +5 तो आपका 24 के बराबर होगा। तो 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े यहाँ पर दे रखे हैं कि उनकी आयु 12 है, 4 जो शिक्षार्थी हैं, बाकी 5 की 13 है, इस टाइप से अलग अलग दे रखी है। ये प्रश्न आपका कब आया था, डीएलएड के 2018 के पेपर में आपका जो है वो आया था। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न पूछे नहीं गए, पूछा गया है वही मैं एज इट इज करा रहा हूँ। तो आंकड़ों की माध्यिका इसमें आपको निकालनी थी। आपसे प्रश्न क्या लिखा था, आंकड़ों की माध्यिका निकालिए। चलिए साइड में छोटा सा लिख भी देते हैं कि आपसे प्रश्न में माध्यिका जो है वो पूछी गई थी। तो अभी आप माध्यिका पर आधारित सम विषम सीख के आए। अब यहाँ पर आप क्या सम विषम निकालेंगे ये समझना जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका बनाते हैं बारंबारता, यानी 3 सेक्शन बनाएंगे, एक आयु वाला बनाएंगे और एक शिक्षार्थी वाला बनाएंगे और एक तीसरा जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे बारंबारता। यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं बारंबारता। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आयु शिक्षार्थी के साथ साथ इसे बारंबारता लिख सकते हैं, बारंबारता लिख सकते हैं। तो शिक्षार्थी को ब्रैकेट में लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आए और तीसरे वाले को लिखिए संचयी बारंबारता।
तीसरे वाले को लिखेंगे खाने में संचय बारंबारता। इस टाइप से केवल 3 खाने बनाएंगे। आयु वाले में जो आयु है वो लिखेंगे जो कि प्रश्न में दे रखी है। 12 दे रखी है, 13 दे रखी है, 14 दे रखी है, 15 दे रखी है और 16 दे रखी है। शिक्षार्थी जैसे जैसे दे रखे हैं ये बारंबारता लिखेंगे कि 12 4 के सामने, फिर 13 के सामने 5, 14 के सामने 4, 15 के सामने 6, 16 के सामने 5। और संचय बारंबारता को समझना है आपको। देखिए संचय बारंबारता में जो सबसे पहले लिखेंगे उसको हम 4 ही लिखेंगे, यानी जो बारंबारता में जो लिखा होता है सबसे पहले नंबर पे वो एज इट इज यहाँ पर हम लिख देते हैं। स्टार्टिंग अप बारंबारता के उससे ही करते हैं। फिर नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं, जो अगली वाली संख्या होती है वो जोड़ देते हैं, यानी 4 में 5 जोड़ेंगे, इसमें नेक्स्ट संख्या जोड़ेंगे तो 5 4 9 होता है, यानी संचय बारंबारता में आप 9 लिखेंगे। इतना आपने समझा। फिर अगली वाली संख्या के लिए क्या करते हैं, 9 तक आया था, इस 9 को नेक्स्ट वाले में जोड़ते जाते हैं, बस जितना आता है उसको नेक्स्ट में जोड़ते जाइए। बस यही आपका सीरियल चलेगा। 9 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 13 आएगा, 13 लिख दीजिए। 13 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 19 आएगा, तो वो लिख दीजिए। और 19 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 24 आएगा, वो लिख दीजिए। इस प्रकार से आपका टोटल आया, यानी कि जो लास्ट में आपकी संख्या आ रही है ये आपकी योग के रूप में, यही आपकी n का मान जो है वो होता है। यानी n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी। और सम संख्या का मैंने फॉर्मूला बताया था 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अब यहाँ पर 24 मान रखिए और सॉल्व कीजिए। इसको हम क्या करते हैं, 24 आपने देख लिया, चलिए हम इसको ही साइड में यहाँ से रख करके यही साइड में इसको शॉर्ट में कर देते हैं ताकि समझ में आए आपको। ये जो नीचे है ये वैल्यू आपकी n की हो गई। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका 1/2 और ब्रैकेट में 24/2 वां पद प्लस 24/2 प्लस 1वां पद। इस टाइप से था फॉर्मूला। 1/2 24/2 होगा 12, यानी कि यहाँ पर होगा 12वां पद, तो लिख लेते हैं 12वां पद और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 13वां, 24 से डिवाइड करने के बाद 1 जोड़ेंगे तो 13वां पद। अब 12वां और 13वां पद कौन सा रखेंगे ये महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना होता है, आप देखिए संचय बारंबारता में कि जो मान दे रखा है 12, ये 12वां पद ये किस में आ रहा है, किस स्लैब में आ रहा है, तो 13 जो है उससे नीचे ही आ रहा है, यानी कि उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। जिस स्लैब में आ रहा है उसके सामने वाला जो मान आयु में लिखा होगा यही मान आपका यहाँ पर आप लिखेंगे, यानी कि 12वें पद में भी आपका यही 14 आएगा और 13वें में भी यही 14 आएगा। तो 1/2 12वां पद का मान की जगह भी आप 14 ही रखेंगे और 13वें पद के मान की जगह भी 14 ही आप रखेंगे। और 14 14 28 होता है, और 28 में 2 से भाग देंगे तो 28 में 2 से भाग देंगे तो 14 आपका निकल कर आएगा। तो 14वां आपका या 14 जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। आंकड़ों की माध्यिका आपकी 14 निकल कर आ जाएगी। एक इसी टाइप का प्रश्न आपका बहुलक से भी आता है। बहुलक में क्या होता है उसको भी समझ लीजिए, सरल होता है, कठिन नहीं होगा। बहुलक में संख्याएं आपको दे रखी होंगी बहुत सी, जैसे कि 2, 3, 5, 2, 3, 7, 2, 9, 2। आपसे पूछा जाएगा इसमें बहुलक बताइए। बहुलक क्या होता है, जो संख्याएं दे रखी हैं इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई होती है वही बहुलक होती है। 2 को आप देखेंगे तो 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, ठीक है। 3 को देखेंगे आप तो 1 बार आया है, 2 बार आया है और नहीं आया है तो 2 ही बार आया है। 3 5 एक ही बार आया है, 7 भी एक ही बार आया है, 9 भी आया है, तो 2 सबसे ज्यादा बार आया, अर्थात संख्या का बहुलक क्या हो जाएगा, इन आंकड़ों का 2 आपका बहुलक हो जाएगा। इस टाइप से प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा जा चुका है। काफी सरल प्रश्न था और पूछा लघु में गया था। सोचिए इतना सरल प्रश्न लघु में पूछा जा चुका है, तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जल्दी 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 हम पूरा कोर्स खत्म करके फिर मॉडल पेपर बनाएंगे, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको बताऊं 11 प्रश्न का मॉडल पेपर बनाया था। उसमें से आपका एज इट इज जो 11वां नंबर प्रश्न था वो आपके जो इस बार 4th सेमेस्टर का पेपर हुआ था उसके सबसे आखिरी वाले प्रश्न में 2 नंबर में एज इट इज वही सेम डिजिट वही प्रश्न आया था। तो मैं भी इस बार भी कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा मॉडल पेपर बनाने की, और आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो, कोशिश पूरी रहेगी। और वीडियो को हम क्या करते हैं आज का यहीं समाप्त, पर समाप्त करने से पहले मैं आपको बताऊं यहाँ से हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे और
वीडियो को समाप्त करने से पहले एक ना एक, जैसे कि सभी वीडियो में हम प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए एक प्रश्न भी हम दे रहे हैं जिसको आप सॉल्व कीजिए और सॉल्यूशन हम बताएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे ही मोटिवेशन मिलता रहे, इसी प्रकार मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड कराता रहूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। पेपर की अंतिम तारीख तक इसी प्रकार बैक टू बैक और ज्यादा वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अभी तो केवल आप मैथ देख रहे हैं, जल्द ही आपको विज्ञान। ऐसे में मैंने सोचा है कि सुबह का जो समय है उस समय डीएलएड की एक और क्लास ऐड की जाए, कोशिश करी जाएगी कि उसी समय सुबह वाला जो समय है लगभग 11 बजे। वैसे आप लोग भी बताइएगा 11 बजे सही टाइम रहेगा। उसी समय जो अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे विज्ञान से हम शुरू करेंगे तो कम से कम 2 वीडियो में या एक वीडियो में ऐसे करेंगे कि पूरा कोर्स एक साथ प्रोवाइड कराएं, कोई चैप्टर नहीं कुछ नहीं, एक साथ पूरा पूरा कोर्स हम वहां पर रिवाइज कराएंगे। और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी है कि मैथ की प्रैक्टिस जरूर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। मैं ये नहीं चाहता कि जितने लोग की मैथ इस बार बैक आई है अगली बार किसी की भी आए, तो प्रैक्टिस बस मैथ की दिन रात कीजिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं बाकी सब में पास हैं, केवल मैथ में ही उनकी बैक है, इसलिए मैं मैथ के लिए ज्यादा समय इसीलिए उनको लिए दे रहा हूँ। तो त्रिकोणमिति का हम आपके लिए प्रश्न दे रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपका आया था, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे आपका त्रिकोणमिति का अगले वाले वीडियो में चैप्टर। अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चैप्टर वाइज चल रहे हैं कि 1 से 2 चैप्टर या 2 से 3 चैप्टर क्या कर रहे हैं एक एक क्लास में कवर कर रहे हैं, और लास्ट में हम क्या करेंगे फिर एक साथ जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, जिससे आपका एक साथ अच्छे से आपकी जो प्रैक्टिस है वो जो है वो हो सकेगी। तो ये आपका प्रश्न है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आपको बताना है कि क्या जो है यहाँ पर होगा। प्रश्न है आपका 1045 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री। आपको केवल मान रखना है 1045 का, कॉट 30 का और कॉस 30 का और साइन 90 का, और बताना है सॉल्व करके आपका मान जो है वो कितना आएगा। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न। सभी लोग कोशिश जरूर कीजिएगा, जिनको नहीं आता है वो देखिए कि इनके मान कितने क्या होते हैं, 1045 का कितना का होता है, और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए और वीडियो के मेन कमेंट में जो है वो टाइप करके आंसर जो है वो बताइएगा। तो ये हमारी क्लास नंबर 3 समाप्त हुई। यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फेसबुक पर भी बालाजी स्टडी अड्डा नाम से मेरी आईडी है, वहां पर भी पूछ सकते हैं। बस आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से नंबर लाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट सबको। लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे की, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अभी लाइव टाइमिंग जो है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की वो शाम के 8 बजे की चल रही है। और आप लोग जरूर बताइएगा कि सुबह कितने बजे की रखी जाए, 10 11, वैसे 11 ज्यादा अच्छी है, बाकी आप लोग भी अवश्य बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा नमस्कार।